हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास हिंदी एनसीईआरटी के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को पढ़ेंगे, यानी कि रीड करेंगे। चिट्ठियों का मतलब होता है पत्र, लेटर। आजकल तो चिट्ठियों का उपयोग बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ सालों पहले तक चिट्ठियाँ बहुत प्रचलित थी। एक दूसरे से संपर्क करने का, एक दूसरे से बात करने का जो साधन था वो चिट्ठियाँ ही होती थी। सभी लोग चिट्ठियों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे, और जब किसी घर में चिट्ठी आती थी तो वो माहौल तो देखने लायक होता था। सभी को ऐसी एक्साइटमेंट होती थी, एक अंदर से इतना अच्छा लगता था कि हमारे घर में चिट्ठी आई है, और सभी बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। कई बार चिट्ठियों में खुशियों का संदेश होता था, तो कई बार चिट्ठियां दुख का संदेश भी लाती थी, लेकिन चिट्ठियों की वजह से ही लोग आपस में जुड़े रहते थे। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। इसका ये मतलब है कि जो पत्र हैं, यानी कि लेटर्स हैं, इनकी इम्पोर्टेंस हमेशा से ही रही है। इनका महत्व बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन अब जो नए साधन आ गए हैं अपना संदेश एक दूसरे को देने का, जैसे कि फ़ोन या एसएमएस के द्वारा, अब तो इंटरनेट भी आ गए हैं, व्हाट्सएप भी आ गया है, फेसबुक भी है, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में वैसा संतोष, वैसी खुशी नहीं है जो पत्रों में होती थी, जो चिट्ठियों में होती थी। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। इसका ये मतलब है कि पत्रों का जो महत्व है, लेटर्स का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो राजनीति में भी बहुत ज़्यादा रहा है, साहित्य के क्षेत्र में भी चिट्ठियों का बहुत महत्व रहा है, कला के क्षेत्र में भी बहुत महत्व रहा है, और दुनिया के जितने भी साहित्य हैं वो पत्रों पर केंद्रित रहे हैं। यानी कि दुनिया के साहित्य में भी पत्रों का बहुत महत्व रहा है, और मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डाकिया, यानी कि पोस्टमैन, चिट्ठी लेकर आया है, किसी के लिए पत्र लेकर आया है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। आज से कुछ सालों पहले तक लोग पत्रों को बहुत संभाल कर रखते थे, जो उनके लिए यादों का एक प्रतीक होता था। यानी कि वो पत्रों को पढ़कर, पुराने पत्रों को पढ़कर जो उन्होंने कलेक्ट करके रखे होते थे, वो अपने पुराने दिनों को याद करते थे। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, यानी कि हर किसी का पत्र लिखने का अपना एक तरीका होता है, लेटर लिखने का अपना एक तरीका होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। यानी कि दुनिया भर में रोज करोड़ों की संख्या में पत्र लिखे जाते हैं। पहले तो ये संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसमें अब काफ़ी कमी आ गई है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यानी कि पुराने ज़माने में चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो तरीका होता था,
वो जो लोग ये काम करते थे उन्हें हरकारे कहा जाता था, यानी कि रनर्स, जो काफ़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। या फिर तेज घोड़े, यानी घोड़ों पर बैठकर चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता था। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया, यानी कि जब रेलवे के द्वारा चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाने लगा, और तार एक तरह की चिट्ठी ही होती थी जिसे टेलीग्राम कहते थे, जो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता था। इससे जो ये संदेश भेजने का तरीका था इसमें काफ़ी बदलाव आया, क्योंकि स्पीड बढ़ गई थी एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी को पहुंचाने की, मैसेज को पहुंचाने की। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब यहाँ पर दो तरीके थे। एक तो था कि रेलवे के द्वारा जो चिट्ठियाँ थी वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती थी, और दूसरा तरीका था तार का। तार से जो संदेश भेजे जाते थे स्टूडेंट्स, यानी कि टेलीग्राम से जो संदेश भेजे जाते थे वो रेल से भी तेज आते थे। यानी टेलीग्राम नॉर्मली इमरजेंसी में भेजा जाता था और ये बहुत जल्दी दूसरी जगह पर पहुंच जाता था। तो जो तार होते थे ये इमरजेंसी के लिए यूज़ किए जाते थे और इनका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा आता था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। यानी कि अब तो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जिनसे मैसेज फटाफट एक जगह से दूसरी जगह उसी टाइम पहुंच जाता है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि आपको हिंदी में पत्र लिखना सिखाया जाता है स्कूलों में, इंग्लिश में इसे लेटर कहते हैं। तो ये सब इसलिए किया गया ताकि सभी लोग पत्र लिखना, चिट्ठियाँ लिखना सीख सकें। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। यानी कि शहरों में तो एक दूसरे को मैसेज भेजने के और भी बहुत से तरीके आ चुके हैं, लेकिन जो गांव वाले इलाके हैं वहाँ आज भी चिट्ठियाँ चलती हैं। लोग आज भी एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते हैं और अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं चिट्ठियों के द्वारा। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि फैक्स की वजह से, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल की वजह से चिट्ठियों का जो यूज़ होता था उसमें तो कमी आई है, लेकिन जो व्यापारिक डाक होते हैं यानी कामकाज के लिए जो चिट्ठियाँ लिखी जाती है उनकी संख्या बढ़ी ही है। यानी ऑफिस वगैरह की जो चिट्ठियाँ होती है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। यानी कि हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे ये आर्मी वाले हैं, इनके तक जो इनके परिवार के संदेश पहुंचते हैं वो आज भी चिट्ठियों के द्वारा ही पहुंचते हैं। और ये हमारे जो वीर सैनिक हैं ये चिट्ठियों का बहुत बेसब्री से, उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं कि कब उनके परिवार से उनके पास चिट्ठी आए और उन्हें अपने परिवार की जानकारी मिले। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। यानी एक समय ऐसा था स्टूडेंट्स कि बहुत समय लगता था पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह में जाने में, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इसमें समय लगता था। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब तो फटाफट संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं।
परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। यानी कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों की चिट्ठियों को संभाल कर रखते हैं एक विरासत के रूप में, और बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, उद्यमी, कवियों की, प्रशासकों की, सन्यासी या किसानों की जो चिट्ठियां हैं उन्हें भी संभाल के रखा जाता है और उन पर रिसर्च की जाती है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी कि पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था जो भारत देश में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर उस समय पर फोन होते तो पंडित नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को फोन करते, लेकिन तब ये जो पत्र है, जो पिता के पत्र पुत्री के नाम लिखा गया, तो ये पत्र नहीं लिखा जाता और लोग इससे कुछ सीख नहीं पाते। पत्रों का इतना ज्यादा महत्व बताया गया है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यानी कि अपने बड़े बुजुर्गों की चिट्ठियों को आप सालों तक संभाल के रख सकते हैं, उनके संदेश बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आजकल के तरीके हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, इन सब मैसेजेस को आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इन्हें आप संभाल कर बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? आज की डेट में तो ये बहुत मुश्किल है कि किसी मैसेज को बहुत संभाल के रखा जाए, लेकिन जब चिट्ठियों का समय था, जब चिट्ठियां भेजी जाती थी, तो उन्हें संभालना लोगों में एक बहुत कॉमन सी चीज थी। लोग चिट्ठियों को संभाल कर रखते थे। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। यानी कि दुनिया के बहुत से ऐसे संग्रहालय हैं, म्यूजियम वगैरह है, यहाँ लोगों की बहुत जानी मानी हस्तियों के लेटर्स, उनकी चिट्ठियों को संभाल कर रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने का असली पैमाना है। यानी पत्रों के द्वारा हम किसी देश के उस समय के बारे में, उस समय के समाज के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई, उस समय अंग्रेज अफसरों ने इंग्लैंड में रहने वाले अपने परिवार वालों को जो पत्र लिखे थे, वे आगे चलकर बहुत इम्पोर्टेंट हो गए, और उन पत्रों से, उन चिट्ठियों से तो कई पुस्तकें, कई बुक्स लिखी गई। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। यानी कि अंग्रेज अफसरों द्वारा अपने परिवारों को लिखे गए इन पत्रों से ये पता चलता है कि वह संग्राम कितना ज़बरदस्त था, कितना मजबूत था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। यानी कि भारत के बाहर से, दुनिया भर से जो लोग महात्मा गांधी को पत्र लिखते थे, अब उन्हें अगर महात्मा गांधी का सही एड्रेस नहीं पता होता था तो वो अपने पत्र पे बस इतना लिख देते थे, महात्मा गांधी इंडिया, और महात्मा गांधी भारत में जहाँ कहीं भी होते थे वह पत्र उन तक पहुँचा दिया जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। यानी कि आज़ादी के कई ऐसे दिग्गज और भी थे जिनकी चिट्ठियाँ उन तक पहुँच जाया करती थी, भले ही उन्हें भेजने वाले को उनका एड्रेस, उनका पता नहीं मालूम होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों को जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय
वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे और कुछ पत्र शायद अपने किसी साथी से लिखवाते होंगे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यानी कि उन चिट्ठियों की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये हमें यहाँ से पता चलता है कि लोगों ने बड़े बड़े हस्तियों के जो लोग थे पुराने समय के, जो क्रांतिकारी थे या और महान हस्तियां थी, उनके पत्रों को फ्रेम करा के रखा हुआ था। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी कि कई बुक्स तो ऐसी हैं जो महान हस्तियों के पत्रों के ऊपर ही लिखी गई हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ पुस्तकों के नाम बताए गए हैं जो पत्रों से ही बनाई गई हैं। यानी जो बातें पत्रों में लिखी गई थी, चिट्ठियों में लिखी गई थी, उन्हीं से ये पुस्तकें बनाई गई हैं, उन्हीं से ये पुस्तकें लिखी गई हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। यानी कि जब कोई लेखक प्रेमचंद को पत्र लिखता था, कोई नया लेखक अगर उनसे बात करता था पत्रों के द्वारा, तो प्रेमचंद उन्हें बहुत अच्छे और प्रेरणादायक जवाब देते थे और वो भी पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे कि अगर किसी ने उन्हें पत्र लिखा है और कोई बात करनी चाहिए है तो वे भी उसका जवाब फटाफट देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी कि ये एक आप बुक कह सकते हैं कि महात्मा और कवि, ये एक बुक है जो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच जो चिट्ठियों के द्वारा बातचीत हुई थी 1915 से 1941 के बीच में, उसी पर यह संग्रह बनाया गया है। शायद ये बुक नहीं है लेकिन एक संग्रह है, यानी कि कलेक्शन है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच के पत्रों की, जिससे हमें ये पता चलता है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर एक दूसरे से क्या बातें किया करते थे और उनकी सोच कितनी बड़ी थी, उनकी सोच कैसी थी। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। यानी कि चिट्ठियों का जो ये चलन है ये भारत में बहुत पुराना है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। यानी कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें से जो सबसे बढ़िया छवि है वो डाक विभाग की है, यानी चिट्ठियों के ऑफिस की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यानी कि भले ही आज और कई तरीके आ गए जिससे हम अपने मैसेज दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, लेकिन चिट्ठियों का, लेटर्स का यानी पत्रों का जो इम्पोर्टेंस, जो महत्व पहले था वो आज भी है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर तक पहुंचते हैं। डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है। और आज भी हम ये देख सकते हैं कि जो भारतीय डाकघर है, जो पोस्ट ऑफिस हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका आज भी है।
दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। देखिए, जो मनी ऑर्डर होता है, इसके द्वारा पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। आज भी दूर दराज के जो गांव के इलाके हैं, वहां तक जो लोग अपने परिवारों तक पैसा पहुंचाते हैं, वो मनी ऑर्डर के द्वारा ही पहुंचाते हैं। तभी उनके घरों में चूल्हा जलता है, यानी कि खाना बनता है, क्योंकि मनी ऑर्डर के द्वारा ही उन घरों में पैसा पहुंचता है। और मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम डाकघर करते हैं, पोस्ट ऑफिस करते हैं। जैसे चिट्ठियां जाती हैं, वैसे ही मनी ऑर्डर भी जाते हैं, बस मनी ऑर्डर में पैसे भेजे जाते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यानी कि गांव में और गरीब बस्तियों में जो डाकिया होता है, जो पोस्टमैन होता है, जो चिट्ठियां और मनी ऑर्डर लेकर जाता है, आज भी डाकिये को देवदूत यानी कि फरिश्ते के रूप में देखा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।